डॉक्टर साहब, चौथी मरतबा आप हुकूमत के अंदर हैं, लेकिन अंदाज कहते हैं कि पुराने हैं आपके। तो इन्होंने तो पता नहीं क्या सीखा है, लेकिन आपको भी शायद सीखना चाहिए। और आप भुगत के आए हैं। बिल्कुल देखिए ना, आप भुगत 3.5 साल का इन्होंने कह दिया कि हम तो मैं भी आपको एक बड़ा दिलचस्प चार्ट दिखाऊंगा 3.5 साल के अंदर क्या हुआ। लेकिन आप तो भुगत के आएंगे। यू नो एग्जैक्टली व्हाट फेक केसेस आर। वो कितने नुकसानदेह होते हैं, कितने तबाहकुन होते हैं फैमिलीज के लिए, सियासत के लिए, जमातों के लिए। इस तरह बरतना चाहिए अगर आप का जोर चलता है इनके। तलत साहब, गुजारिश ये है कि बिल्कुल हमने भुगते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे आपको बड़ा अच्छे तरीके से इल्म है कि माजी की बातें कम और हाल की और उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ और करता भी हूँ। लेकिन आपने चूँकि ख़ुद जिक्र किया है, अबराना सनाउल्लाह पे देखें, हीरोइन के पर्चे, हमारे जितने भी लोग नैब में और बाकी केसेस में अंदर रहे, हमारी टॉप लीडरशिप रही, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक वगैरह सारे। आपको पता है उस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पढ़ के बल्कि उन्होंने शाहिद खान साहब का नाम लिया, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम लिया। सारे लोग रहे, भुगता इन्होंने, फैमिलीज़ ने भुगता, सब ने भुगता। और इस बात का इल्म भी है। देखिए, फ़रिश्ता तो कोई भी नहीं है, जितने भी हैं ना, हमारी जमात हो, इनकी जमात हो। हमें एक बात के ऊपर अगर हम किसी कंसेंसस पे पहुँच जाएँ कि आज के बाद हमने क्या करना है, मेरा ख्याल है वो एक नुक्ता आगाज़ होगा कि जहाँ पे आज आप देखें, जिस टीवी प्रोग्राम में आप जाएं वहाँ पे कुछ जज के बारे में रिमार्क्स आ रहे हैं, जजेस के चीज़ें चल रही हैं, फ़लाँ ने जज को ये कह दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के बारे में ये कहा, ये क्या है? अच्छा, वो जनाब वीडियोज़ चल रही हैं जो मैंने अभी कहा, ये गद्दार है, ये क्या है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट मुझे छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूँ, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो गए हम ये बातें करते। लेकिन आज एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अपने बातचीत का जिक्र किया। आपने कहा भी माजी की जिंदगी, वो उसे हालात से सीखना चाहिए, जिंदगी ताकि तब्दील हो। अलवी साहब ने आज कहा कि किससे बात होनी चाहिए और कैसे बात होनी चाहिए। जरा उनकी साउंड सुनते हैं कि फिर बातचीत। ये भी बहुत घिसा पिटा टॉपिक है। अच्छा, छोड़ें साउंड को, आपसे बात कर लेते हैं। इसे यार हर बंदा ये कह रहा है किससे करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए। भाई जाके नरेंद्र मोदी से कर लो, डॉक्टर साहब दोस्त है मेरे, उनसे क्यों, उससे कर लो यार। या फिर इन्होंने अमेरिकी सदर से बात करनी होती है। इसमें प्रॉब्लम आधे लोगों ने आर्मी चीफ से बात, मैं बता देता हूँ ना, इनके आधे लोगों ने कहा कि आप इनके 6 बंदों के बयान चलाएं टॉप लीडरशिप के। आधे कहेंगे आर्मी चीफ से बात करेंगे, आधे कहेंगे DGI से करेंगे, आधे कहेंगे जनाब कि हम कोई और नाम ले लेंगे, उनसे करेंगे। कुछ पार्लियामेंट की भी बात करते हैं, कुछ सैनिटी है, ये नहीं मैं कहता सारे, कुछ कहते हैं पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो बात यह है कि जिससे भी करें आप बात करें, जिससे करना है बात करें। इसमें आई टेल यू कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि जैसे अलवी साहब ने जो कहा, आई थिंक तायुन ये करना है कि मालिक मकान है कौन। आई थिंक अगर हम सब ये फैसला कर लें कि मालिक मकान अवाम है और बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम से होनी चाहिए, वोट के जरिए, वोट को जो इज्जत मिलनी चाहिए है, उसका तकद्दुस जो है उसको हमें महफूज रखना चाहिए, तो शायद ये अबहाम ही ना हो कि बात करनी किधर है, बात करनी किससे है। अब वोट का तकद्दुस, अब लोग पार्लियामान के तकद्दुस की बात करते हैं, मगर पार्लियामान को उसका तकद्दुस कहाँ से मिलता है? बस एहतराम, आपकी पार्टी, सिर्फ एक जुमला, आपकी पार्टी की क़यादत की तरफ से इमरान खान ने जब कहा कि उन्होंने कहा कि हमने तो बात करनी है उनसे जिनके बारे में आप कहते हैं, उन्हें आवाम का जिक्र किया, खत जो आवाम को नहीं लिखना था। उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आपने जमहूरियत को मफलूज कर दिया है। ये जो 8 फरवरी को जो फॉर्म 47 वाला अमल सामने आया, इससे तो आपने यही पैगाम दिया ना कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में मर्जी के फैसले आएंगे, जिसको जिताना होगा वही जीतेगा। सारे केसेस में आपकी मर्जी के फैसले आ रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है? एक सेकेंड, अभी आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब इधर ही बैठे हैं, ये लोग गए हुए हैं, ECP में गए हैं, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है जज साहब पर, क्योंकि वहां पर इनके हक में इनको फैसला जाता नहीं नजर आ रहा। आपने चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद किया हुआ है, आपने अपने एलामिये में कहा हुआ है कि चीफ जस्टिस को बेंच का हिस्सा नहीं बनना। क्या आपने देखिए, क्या आज आपने फॉलो की जो इस्तेमाल किए हैं आपके तर्जुमान ने चीफ जस्टिस के बारे में, जरा वो चला। अगर आपने आज की फॉलो की हो, रिजर्व सीट्स की जो पेशी थी और जो सुनवाई थी, उसमें तो मैं क्योंकि ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहती। देखिए, हमारे लिए तो एक सब जुडिस मामला है, और दूसरा जिस ओहदे पे जजेस बैठे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। और बाकी चाहे वो जो करें, उन पे तनकीद उस तरह ज़ाती नहीं करनी चाहिए। मगर बहुत हैरत हुई कुछ कमेंट सुन के, और जो जजेस के अंदर एक क्लियर डिवाइड और रिफ्ट
और वो तो है, लेकिन देखिए ना, आप ये नहीं कर सकते कि आप हमारा बनता है ये आप उनके अदम एतमाद ट्रिब्यूनल के ऊपर एतराज करें और अपने एतमाद। क्योंकि ट्रिब्यूनल में क्या हुआ, ट्रिब्यूनल में सिर्फ इतना हुआ कि हमारी तरफ से फॉर्म 45 आ गए, दूसरे लोग जो हैं जो नहीं जीते वो भी फॉर्म 45 ले आए, फॉर्म 45 मैच हो गए। अब इसमें जज साहब का क्या रोल है? नथिंग। फॉर्म 45 मैच हो रहे हैं, ये अपने फॉर्म 45 ला नहीं पाए। साहब जो कि मुतासरीन में की बात हुई है, ये बता देना फॉर्म 45 है अब ये बड़े अदब से आपकी मासूमियत है या आपकी लाइल्मी है कि मैच फॉर्म 45 अदालत में नहीं होते, ये या नादरा में होते हैं या इनका फोरेंसिक होता है। ठीक, यही तो पिट रहे हैं हम, और यही तो पिटना है कि जज नहीं मैच कर सकता। आप अपने लाइए तो सही ना, फिर मैं अपने फॉर्म 45 लेके आता हूँ, एक ECP ने दिए हैं, एक दिए हैं जनाब अपना बाकी उम्मीदवारों ने। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि ये जज साहब इसका फैसला करेंगे तो देख के कि कौन झूठा है कौन गलत है? कभी ये हुआ है? नहीं सर, मुझे ये बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, उससे पहले नहीं, हमारा जो एतराज मैं इसलिए सबमिट नहीं करूंगा जब तक ये फैसला नहीं करती अदालत या ट्रिब्यूनल कि मेरे खिलाफ जो पटिशन है वो टाइम बार है, पहले उसका फैसला करें आप। ठीक, मेरे खिलाफ हालांकि वकील हैं, मेरे भाई हैं, जमा करानी थी आपने 45 दिनों में, 21 दिन उनकी पटिशन टाइम बार है, पहले तो उस पर फैसला करें। सही है। उसके बाद मैं फॉर्म 45 भी दूंगा, 380 एफिडेविट्स आप अपना प्रोग्राम में रिकॉर्ड रखें, मैं अपने पोलिंग एजेंट्स के दूंगा जो हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे, 1500 सफ़ों का जवाब है वो मैं दाखिल करूंगा। पहले आप मेरी पटिशन, यही तो एतराज़ है कि आप अभी हमारी बात आपने सुनी नहीं और आप जनाब कभी जुर्माने हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, आपसे अगर इसी पे एतराज है। और दूसरा एक बात जो उन्होंने पॉलिटिकल बात की, जरा मैं जवाब दो दूं, मैंने एक अच्छी बात की। देखें, ये एकेडमिक बात है कि बात आवाम से होगी और वो इलेक्शन से होगी। इलेक्शन किसने कराने हैं? सिस्टम ने। सिस्टम कौन सीधा करागा? हम और आप। वो पहले उसको तो ठीक करें, उसको ठीक करने के लिए आपस में बात करने की जरूरत है। ठीक करना और दूसरी बात ये आपने कहा मालिक मकान कौन है? मालिक मकान, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन जो स्टेट होती है उसके कोई ऑर्गन्स होते हैं, उसको चलाने वाले इदारे होते हैं। दुनिया में कोई भी पार्टी स्टेट के इदारों से लड़ के आज तक जीत नहीं सका। उस तसादुम का नतीजा पाकिस्तान बहुत ज्यादा भुगत चुका है और दोबारा भुगतेगा अगर खुदा न खास्ता आप लोग अपनी रविश पे बरकरार रहें। कलामी माफ, बिल्कुल स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं, सबकी आईनी हदूद होती हैं, बल्कि तसादुम होए ही ना। अगर हर स्टेट का ऑर्गन जो है, हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करे तो कोई मसला ही ना हो। तो ये अदराक आपको वैसे जो है कब से हुआ कि हर मुझे तो जी हमेशा से आई बिलीव इन नहीं, मतलब वो एक पेज भी वो क्या था, तो हदूदों से आजाद। आरटीएस का इलेक्शन नहीं लड़ा ना मैंने, इसलिए कह रही हैं। नहीं, आरटीएस क्या था, आरटीएस में उस वक्त किधर हदूद थी, मुझे प्लीज जरा बताने दीजिए ना। आरटीएस का सबसे दिलचस्प नुक्ता ये है कि जब आरटीएस बैठा, तहरीक इंसाफ की 118 सीटें थी, इनकी कम थी, आई थिंक 64 या इस तरह कुछ थी, और जब आरटीएस दोबारा खुला तो इनकी सीटें बढ़ गई थी और हमारी 116 हो गई। कमाल है वैसे, ये पीटीआई का ये पीटीआई का कमाल है। आप प्रोड्यूसर साहब से कहिए, मैं बिल्कुल वोट डालने गई। मैं उस वक्त स्टूडियो के अंदर लाइव ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था जब आरटीएस जो है वो बैठ गया। आपको उस वक्त सीटें नहीं थी, दोनों जानों लेस देन 7% रिजल्ट्स फॉर आउट जब आरटीएस ने बैठना शुरू किया था। तो लेकिन आपका ये दिलचस्प, जो 2024 में वैक्यूम क्लीनर झाड़ू फिरा है ना, जब रिजल्ट रुक गए, भाई एक तरफ आपको लग रहा है एक जमात दो तारीख अक्सरियत अपनी दही को कौन खट्टा कहता है। लेकिन आपने हदूद की बात की, मैं सिर्फ आपके सामने ये बात तो तस्लीम करनी पड़ेगी। एक सेकंड, ये बात बिल्कुल हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि 8 फरवरी का 2024 का जो इलेक्शन है, इतना गैर शफाफ मुतनाज़ा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मैं अगले इलेक्शन का इंतजार करूंगा, क्योंकि उसके बाद आपने कहना है कि उस इलेक्शन मैं 2013 में आपने यही कहा, 2018 की आपने तशरीह की। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फसाद इन्होंने शुरू किया है। नहीं जी सर, नहीं, 13 से शुरू हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी तारीख 13 में नहीं शुरू होती, हमारी जमहूरियत की तारीख उससे कहीं आगे गुजरती है, उसमें 80 की दिहाई भी आती है, वो बातें भी आती है, सब कुछ 4 हल्कों की बात हम माजी में नहीं जाते, राइट? आज की बात करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगला इलेक्शन इससे भी ज्यादा गैर शफाफ और मुतनाज़ा होगा अगर आज इस बात पे इंसाफ ना हुआ।
एंड द बदकिस्मती से आप कह रहे हैं ना सिस्टम को हमने ही ठीक करना है, बिल्कुल करना है। तो मुझे बताइए ये जो ऑर्डिनेंस आप लेकर आए हैं, जो ईसीपी जो कि इस वक्त एक मुतनाज़ा इदारा बन गया है, उनका रोल जो है क्वेश्चनेबल है। से मुतनाज़ा बन जाएगा? नहीं जी सर, क्योंकि सबको नहीं जी सर, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, अलाउ मी, इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट देन यू कैन से व्हाट यू लाइक। इसके हमारी कंप्लेंट्स हैं ही ईसीपी के खिलाफ, आप ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसमें अब ईसीपी ही तयन करेगी, वो ट्राइब्यूनल्स बनाएगी, वो चीफ जस्टिस से कंफर नहीं करेगी, अपनी मर्जी के जज आएगी, रिटायर्ड जजेस को लाकर लगाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली absurd, absolutely absurd, and why did you bring an ordinance? बस साथ एहतराम गुजारिश है आपको कि सेशन बुला ले, जब आप ईसीपी उसके इख्तियारात के हवाले से बात किया करें तो तैयारी करके आया करें, क्योंकि आप एक बड़े चैनल पे बैठी होती हैं, ये मासूमाना बातें नहीं है। ईसीबी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका कुल्ली इख्तियार है, ट्राइब्यूनल वो नोटिफाई करता है, वो बनाता है, और अगर किसी ट्राइब्यूनल पे किसी को एतराज़ है तो ईसीपी शिकायत करता है। हाई कोर्ट का किसी भी सूबे में, पूरे चारों सूबे में ट्राइब्यूनल्स बने हैं, किसी हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल से कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का जज बराह रास्त ईसीपी का अंडर आता है, उसी की नोटिफिकेशन से बनता है। अगेन आई रिपीट, डू यू थिंक इखलाकी तौर पे जवाब दीजिए, मतलब ये देखें आप ये कह देना कि ईसीपी क्यों है गलत बात है। अच्छा चलें, ओके आई विल गिव दैट टू यू। आप मुझे इखलाकी तौर पे ये बताइए कि जब सर्विंग जजेस मौजूद हैं तो कोई मंतक बनता है कि रिटायर्ड जजेस आप लेकर आए? ये समझा दीजिए इसके पीछे कहाँ पे जरूरत पड़ती है ईसीपी को। जहाँ नहीं जरूरत होगी वहां पे रिटायर्ड जज नहीं आएंगे, जहां आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी वहां पे आ सकते हैं। एक ऑप्शन दी गई है, अभी कोई प्राइवेट जज नहीं, अगर रिटायर्ड जज अभी लाया नहीं है। अगर मैं इसी में से इसको खींच के बाहर को वापस ले आऊं बुनियादी इशू की तरफ, वो ये कि क्या आपके पास जो नई स्पेस बनती हुई नजर आ रही है केसेस के अंदर आपको रिलीफ मिल रही है? I wouldn't call it relief, I'd say कि इंसाफ हो रहा है। इंसाफ हो रहा है उसी निजाम में से हो रहा है जिसके ऊपर आपको एतराज भी बहुत है। आपको मीडिया पर स्पेस अब बहुत मिल रही है। वही जज दे रहे हैं कि जिनके खिलाफ इनके बयानात पे कंटेम्प्ट मत कीजिए। जजेस के बारे में तनकीद की, आप लोगों ने जल्सों में तस्वीरें लगाई हैं, आज भी आप बात करते हैं, आप जाती मरियम बीबी के जल्से में प्लीज प्रोड्यूसर साहब को कहिए कि पुल अप द विजुअल्स, pull up the visuals and pull up the तकारीर। सारों की तकारीर दिखाने, लेकिन आप ये इस स्पेस को इस्तेमाल करके कोई हाथ बढ़ा के मामलात को तय करेंगे या इसी में फंसे रहेंगे कि वो भी गंदा है, वो भी गंदा है, वो भी गंदा है, जब तक ये हटेंगे नहीं? हमने मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, मेरी ज़ाती राय यही है कि देखिए वे फॉरवर्ड गुफ्तगू से ही होता है। देखिए chaos, conflict, इन सारी सिचुएशंस में these are not necessarily bad situations. From chaos emerges order हमेशा, मगर ग्रांटेड के जो इस केओस में सब फंसे हुए हैं वो ऑर्डर चाहते हैं। हम सबको आगे बढ़ना होगा, गुफ्तगू से ही बातचीत आगे बढ़ेगी, मगर इसमें गुड फेथ एंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर शाहमूद कुरैशी साहब, मैं एक डायरेक्ट सवाल, अगर शाहमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आते हैं तो कैन ही लीड दिस? ही इज ऑलवेज बीन अ पीस मेकर। आपको आप उनकी सियासत उठा के देख लें, आप उनके बयानात देख लीजिए, तो मैं तो यही मेरा यकीन है। मगर इसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ओनर्स या इसका बोझ या इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पे आए। तो ठीक है, हम सबसे बड़ी जमात है। जमात में मैंने इससे पहले भी कहा कि सैनिटी प्रिवेल करती है, वो थोड़ी परसेंटेज है, करती है। शाह साहब इज़ वन ऑफ देम अनडाउटेड। दो चार और नाम ले लें, गौर खान सेकंड कैटेगरी, मतलब उसमें परवेज लाई नहीं उसके अंदर। अब परवेज लाई साहब भी मतलब वो भी जेंटलमैन है, पुराने सियासतदान है। असद कैसर, ठीक है जी, और दो तीन नाम मैं ले सकता हूँ। अली जफ़र, ये लोग फ्रंट फुट पे ना आए हैं, ना पार्टी आने देती है, ना इमरान साहब को पसंद है कि कोई भी माइल्ड आदमी पार्टी के सामने आए। वहाँ पे वही हीरो है जो बताए जाके इमरान खान को जेल में है कि मैं 4 फायर केस के उसको मार के आया हूँ और 6 फायर में जाके किसको मारूंगा। ये एग्जैक्टली assumptions नहीं है। मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, इसी शहर में रहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात देखता हूँ, प्रैक्टिकली ये बात है कि आपका मेरा दोस्त है। अब जिस जमात को शेख अफजल साहब लीड कर रहे हो, मरवत अब नहीं पॉलिटिकल बात नहीं, वो कहाँ ले गए और कहाँ से वापस आए, फिर जब आप वो खाई में जाके गिर गए। इत्तेफाक राय ये तो हुआ कि माजी की गलतियों से अगर आपने सीखा नहीं ना तो दोहराते रहेंगे और तबाही की तरफ जाएंगे। डू वी एग्री ऑन दैट? इत्तेफाक करता हूं। एब्सोल्युटली। अब देखिए आप आज की बात करें,
जो मामलात खराब है दुरुस्त करने की बात करें, हम तैयार हैं, बिल्कुल करें। 20 seconds for you. 20 seconds for me. अगर आप हमारे जमात के लोगों के बयानात की बात करते हैं तो जरा अपनी जमात को भी देखें, अपना देखें, जो आपका तर्ज गुफ्तगू है, किस तरह आप बात करते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, किस तरह के घटिया नौयत के केसेस चलते हैं और किस तरह की उस पर गुफ्तगू होती है। आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, देखिए इनकी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? नहीं, इनकी तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई हैं। आपने इनको वो क्रेडिट दे दिया है जो इनके पास मौजूद ही नहीं है। बट आई हैव टू लीव इट देयर,